सुप्रभात, सभी को नमस्कार, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां श्वेता माई। मैं मेरे इस चैनल पर आप सभी बच्चों का, मेरे अजीज मित्रों का, मेरे मार्गदर्शकों का और सभी मेरे से छोटे जितने भी मेरे बच्चे हैं, मेरे छात्र हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। आपकी स्वस्थता, सुरक्षा और आपके सुनहरे भविष्य की उस परमपिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रिय छात्रों, संसदीय प्रक्रिया में कल वाले बिंदु को जहां पर हमने कुछ आर्टिकल के बारे में आपसे चर्चाएं की थी, आज हम उसकी सत्रीय प्रक्रिया को पढ़ते हैं और हम इसको आगे बढ़ाते हैं। पहले टॉपिक के रूप में यानी संसदीय सत्र, अधिवेशन और बैठक है। तो आप सबसे पहली बात लिखेंगे संसदीय सत्र, और संसदीय सत्र में आप दूसरी बात लिखेंगे अधिवेशन। भारतीय संविधान में संसदीय जो सत्र है, जो अधिवेशन है, उनका आयोजन 85 के अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति करता है। तो यानी एक बात आती है कि अनुच्छेद 85 जो है, आर्टिकल 85 जो है, उस 85 में संसद सत्र को आहूत का अर्थ होता है बुलाना। कई बार इन शब्दों में भी पूछ लिया जाता है। आहूत बुलाने का कार्य जो करता है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। दूसरी बात देखिए, संसद सत्र बुलाने का काम भी ये करता है, लेकिन अगर आर्टिकल 85 भाग 2 में लोकसभा को प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के विश्वास मत खोने पर या परामर्श से भंग करता है, वो या कार्यकाल पूरा होने पर वो भंग भी कौन करता है, यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 85 भाग 2 में लोकसभा को भंग करने का कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी जो भी सत्र बुलाए जाते हैं, वर्ष में 2 सत्र बहुत जरूरी है। वर्ष में 2 सत्र बुलाने अति आवश्यक। वर्ष में 2 सत्र बुलाने आवश्यक है। एक बात तो आपको ये याद रखनी, 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक अंतर नहीं हो सकता। 6 माह से अधिक अंतर नहीं हो सकता। यानी वर्ष में 2 सत्र होने अति अनिवार्य है, और यानी कहा जाता है कि भाई ये बुलाना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर विश्वास मत की बात आ जाए संसद में, तो राष्ट्रपति कुछ विषम परिस्थितियों में भी इसको बुला सकता है। मान लो संसद में जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जो गिरी थी, तो इस आधार पर अगर विश्वास मत न हो तो राष्ट्रपति सहविवेक से भी बुला सकता है और बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। अगर विश्वास मत न होने पर राष्ट्रपति सत्र बुला सकता है, विश्वास मत के लिए कह सकता है। लेकिन आप एक बात कहो सर, इन दिनों के अंतर्गत जो राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि आप सत्र बुलाइए, तो राज्यपाल महोदय ने एक बात कही कि 21 दिन का टाइम होता है सत्र बुलाने के लिए, अचानक नहीं बुलाया जाता। और राज्यपाल का अधिकार राज्य में होता है, उसी तरीके से केंद्र में यह अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है कि विश्वास मत न होने पर भी वो इस सत्र का क्या कर सकता है, बुला सकता है, आयोजन कर सकता है। ये बात भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है वो 3 तरीके के सत्र होते हैं। उन तीनों तरीकों के सत्र के बारे में आप डिटेल से देखिए। पहले नंबर का सत्र, पहला सत्र होता है बजट सत्र। एक बार ये कब से कब तक है, फरवरी से मई तक है। लेकिन पिछली साल मोदी सरकार ने 2019 में इसे जनवरी में ही बुला लिया था। कहने का मतलब ये कोई जरूरी नहीं है फरवरी में
लेकिन नए वर्ष के शुभारंभ पर होता है, ये जरूरी है। तो फरवरी से मई तक ये सत्र होता है, 2 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है? 2 चरणों में होता है। चरण के मध्य 15 या 20 दिन का अंतर होता है। 15 व 20 दिन का अंतर होता है। क्यों होता है उसकी डिटेल में अभी आपको बता दूंगा। सबसे बड़ा सत्र है, सबसे बड़ा सत्र है, सबसे बड़ा क्या है भाई? सत्र है। तो सबसे बड़ा सत्र है। दूसरी बात, मई तक ये सत्र चलता है, सबसे महत्वपूर्ण सत्र के रूप में भी आता है। तो यहाँ पर जहां बात आती है, फरवरी से मई तक चलता है, 2 चरणों में लगता है। 19 और यानी 2020 में जो हुआ था, तो इस बजट सत्र को पहले ही बुला लिया गया। दूसरा सत्र होता है मानसून सत्र। ये अक्सर कब होता है? जुलाई और अगस्त में होता है, सितंबर तक भी हो सकता है। जुलाई अगस्त में इसका आयोजन होता है। और जो यानी कि शीत है, कोल्ड सत्र है, वो शीत सत्र जो बुलाया जाता है वो कब होता है? नवंबर दिसंबर में। कई बार इसको अक्टूबर नवंबर दिया हुआ मिलता है, लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 3 महीनों में बुलाया जाता है। यह शीत सत्र सबसे छोटा सत्र होता है। ये क्या होता है? सबसे छोटा सत्र होता है। तो सबसे छोटा सत्र जो होता है वो शीत सत्र के नाम से बुलाया जाता है। तो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र, ये 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है। 3 तरीके के सत्र बुलाए जाते हैं प्रत्येक साल में, लेकिन 2 सत्र होने अति आवश्यक है। तो मानसून सत्र जो है वो मानसून सत्र जुलाई और अगस्त में होता है, और शीत सत्र वो नवंबर और दिसंबर में होता है। सबसे छोटे सत्र के रूप में आयोजित होता है। दूसरी बात, जब संसद की कार्रवाई चलती है तो संसद की कार्रवाई के अंतर्गत 11 बजे संसद की कार्रवाई का संचालन होता है। तो संसद की कार्रवाई का संचालन कब होगा? संसद की कार्यवाही 11 बजे शुरू होती है। कितने बजे शुरू होती है? 11 बजे। 11 से 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल है। 11 से 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल। सबसे पहले प्रश्न आपको मेरे से पूछना चाहिए सभी बच्चों को कि सर ये प्रश्नकाल क्या होता है। अब आप कौन से ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो आपसे पूछ लेंगे। एक दिन वो सुविधाएं भी होंगी, भगवान पे विश्वास रखो, आपका सहयोग रहा तो एक दिन हम इस लक्ष्य को भी छुएंगे। लेकिन प्रश्नकाल में क्या होता है? देखो, हमारी व्यवस्थापिका होती है। क्या होती है? व्यवस्थापिका, जिसको आप क्या कह सकते हो? संसद कह सकते हो। हमारी जो संसद है, हमारी जो व्यवस्थापिका है, ये हमारी संसद व्यवस्थापिका कार्यपालिका की नकेल कसने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, वो कहीं स्वेच्छाचारी रूप से लोकतंत्र के ऊपर हावी ना हो जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी व्यवस्थापिका, हमारी संसद यानी क्या करती है? प्रश्न पूछती है। उसके सदस्य किससे? कार्यपालिका से। किससे प्रश्न पूछते हैं भाई? कार्यपालिका से। आप क्या करोगे? कार्यपालिका को आप क्या कहते हो? सरकार कहते हो। कार्यपालिका को आप क्या कहोगे? सरकार कहोगे। और सरकार में कौन होगा? मंत्री प्लस प्रधानमंत्री। तो व्यवस्थापिका संसद सरकार की नकेल कसने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए और कार्यों के बीच पारदर्शिता रखने के लिए इनसे प्रश्न पूछती है। और वो जो प्रश्न पूछने का जो 1 घंटा निर्धारित है, उस काल को क्या कहते हैं? प्रश्न काल कहते हैं। प्रश्न काल जो है, इस प्रश्न काल में 4 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न काल में कितने तरीके के प्रश्न होंगे? तो 4 तरीके के प्रश्न इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे। एक तो तारांकित प्रश्न। कौन से प्रश्न है? तारांकित प्रश्न। दूसरा अतारांकित प्रश्न, और तीसरे अलग सूचना के प्रश्न, और चौथे प्रश्न होते हैं जो औपचारिक रूप से शून्य काल में प्रश्न किए जाते हैं। कौन से काल में? शून्य काल में प्रश्न किए जाते हैं। शून्य काल प्रश्न। ये 4 तरीके के प्रश्न होते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। पहली बात आपको तारांकित प्रश्न। इन प्रश्नों पर तारे का निशान होता है। ये निशान इस पर दिया हुआ मिलता है, आकृति उस पर बनी होती है इस प्रश्न के ऊपर। पहला इसलिए इसका नाम तारांकित।
एक तो इसके प्रतीक पे तारे का निशान होता है इसलिए ताराकित कहते हैं, और एक ये प्रश्न बिल्कुल सटीक और सही होते हैं। ये प्रश्नों का जवाब क्या होता है? सटीक, सही होता है, और सही अर्थों में छोटे रूप के प्रश्न होते हैं इसलिए ताराकित वैसे भी कहते हैं, और तारे का निशान होता है इसलिए ताराकित प्रश्न कहते हैं। ये प्रश्न जो है, इस प्रश्नों की सूचना 15 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष को देनी पड़ती है। कितने दिन पहले? 15 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष को देनी होती है। किसको दी जाएगी? लोकसभा अध्यक्ष है, उस लोकसभा अध्यक्ष को दे दी जाएगी। और किस मंत्री से आपको प्रश्न पूछने हैं, उस मंत्री का नाम, उसका विभाग, ये 15 दिन पहले आप किसको सौंप दोगे? लोकसभा अध्यक्ष को। 15 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष को उस मंत्री का नाम, विभाग, आपके प्रश्न उसको सौंप दोगे, और 15 दिन बाद में आप उससे प्रश्न पूछोगे, ताराकित प्रश्न। इस ताराकित प्रश्न में जब मंत्री जवाब देता है तो उससे आप क्या पूछ सकते हो? पूरक प्रश्न पूछ सकते हो, और पूरक प्रश्न की संख्या अधिकतम कितनी होगी? 20 होगी। पूरक प्रश्न है वो पूछेंगे, और 20 पूरक प्रश्नों की क्या हो सकती है? संख्या हो सकती है। तो पूरक प्रश्नों की संख्या जो है वो कितनी होगी? 20 होगी, और ये ताराकित प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। अच्छा, अब ये 15 दिन पहले तो हो गया, तो ताराकित प्रश्न, तारे का निशान, सटीक और सही और छोटे जवाब होते। 15 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष को प्रश्न, विभाग और मंत्री का नाम लिख के दे देते हो, फिर लोकसभा अध्यक्ष आपका दिन तय करता है कि आप इस दिन इस समय ये प्रश्न पूछोगे, और इनकी पूरी संख्या 20 होगी। अताराकित प्रश्न जो होते हैं, ये अताराकित प्रश्न वो होते हैं जिन प्रश्नों के जवाब जो होते हैं, वो जवाब आप जब भी उनसे पूछते हो तो इनमें लिखित जवाब उनको पूछो। अभी इनके अंतर्गत क्या पूछते हो? लिखित जवाब आप मांगते हो उससे। लिखित जवाब होते हैं, लेकिन पर पूरक प्रश्न के रूप में नहीं होते हैं, या पूरक प्रश्न इसके अंतर्गत नहीं पूछे जा सकते। तो इन प्रश्नों के अंतर्गत ताराकित प्रश्न होते हैं, लिखित होते हैं। पूरक प्रश्न इनके अंतर्गत नहीं पूछे जा सकते। अब लिखित है तो पूरक प्रश्न तो पूछने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, या पूरक प्रश्न तो होंगे। इसमें 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अधिकतम कितने होंगे? इसमें 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं। अलग सूचना, 10 दिन की पूर्व सूचना, यानी जिस मंत्री और विभाग से आपको प्रश्न पूछने हैं उसको आप 10 दिन पूर्व सूचित करेंगे कि अमुक जो व्यवस्थापिका का व्यक्ति, संसद का व्यक्ति आपको इस क्षेत्र में क्या पूछना चाहता है, प्रश्न पूछना चाहता है। इसको आप क्या कहेंगे? अलगकालीन जो सूचना है, उस अलगकालीन सूचना के प्रश्न के नाम से आप इसको जानेंगे। ये आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन यानी कि शून्यकाल में या 4 या 3 प्रश्न है, उसके अलावा चौथे प्रश्न ऐसे हैं कि आप सरकार के हिस्से नहीं, और फिर भी आप मंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं। आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आप उसके बारे में उनसे यानी कि प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये चौथे नंबर के प्रश्न होते हैं आपके, जो नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाता है। चौथे नंबर पर वो प्रश्न होते हैं जो कोई भी व्यवस्थापिका का सदस्य मौखिक रूप से जानकारी दे। ये मौखिक होते हैं, ये मौखिक है, ये लिखित है। ये मौखिक भी हो सकते हैं, लिखित भी हो सकते हैं, और ये सारे मौखिक होते हैं जो अमूमन सरकार के मंत्रियों द्वारा कोई भी व्यक्ति प्रश्न जब पूछता है, संसद का सदस्य जो है वो प्रश्न पूछ सकता है। ये प्रश्न यहाँ पर आता है। फिर एक चीज होती है शून्यकाल। संसदीय कार्रवाई का दूसरा क्षेत्र है वो शून्यकाल। मैं एक बात आपसे बता दूं, शून्यकाल की शुरुआत आप कब होती है? 60 के दशक में होती है। अब आप ये कहोगे सर 1962 की बता दो। नहीं भाई, ये गलत है, बताने वाले ने, पढ़ाने वाले ने गलत बताया, क्योंकि 60 के दशक में शून्यकाल की शुरुआत है। ये शून्यकाल जो है, ये शून्यकाल क्या होता है? ये मीडिया की देन है। ये शून्यकाल जो है वो मीडिया की देन है। किसकी देन है? मीडिया की देन है ये शून्यकाल। इसमें क्या होते हैं? अति विशिष्ट मामलों के जो प्रश्न होते हैं, यानी इसमें आप क्या लिखोगे? अति विशिष्ट मामलों के
प्रश्न उठाए जाते, यानी इसके अंतर्गत अति विशिष्ट मामलों के प्रश्न उठाए जाते हैं या प्रश्न किए जाते हैं। तो अति विशिष्ट मामलों के प्रश्न है वो शून्य काल के अंतर्गत है, वो किए जाते हैं या शून्य काल में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका प्रमुख कार्य भी यही है कि सरकार पर नियंत्रण करने के लिए उस क्षेत्र विशेष के सारे प्रश्न जो भी है उन प्रश्नों को यहाँ पर उसके माध्यम से पूछा जाता है। इनमें क्या होता है, शून्य काल के जो प्रश्न होते हैं, काल के प्रश्न, पहले आप लोकसभा अध्यक्ष को बताते हो, पहले किसको बताते हो, पहले लोकसभा को, या राज्यसभा के है तो राज्य सभापति को बताते हो। शून्य काल की शुरुआत 60 के दशक में हुई। 62 गलत है, इसमें मीडिया की देन है। अति विशिष्ट मामलों पर सरकार को नियंत्रित करने के लिए सरकार के अलावा कोई भी सदस्य वहां जो संसद व्यवस्थापिका में वो प्रश्न करता है, जो अति सीरियस मामले होते हैं उन पर ये आवाज उठाने का काम करते हैं। तो अति विशिष्ट मामलों के अंतर्गत प्रश्न वहां पर क्या किए जाते हैं, उठाए जाते हैं। शून्य काल के प्रश्न पहले लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को और राज्यसभा में जो राज्यसभा का सभापति है उनके सामने ये प्रश्न रखे जाते हैं। जब ये प्रश्न या ये वहां पर प्रश्न रखे जाते हैं तो उसके ऊपर निर्णय किया जाता है और उसमें एक लॉटरी निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है, लॉटरी निकाली जाती है। और जब लॉटरी निकाली जाती है तो जिसका नंबर लॉटरी में लग जाता है वो तो पूछ लेता है, अन्यथा नहीं। इतनी बड़ी व्यवस्थापिका, इतने सदस्य हैं, प्रश्न पूछे तो शून्य काल बहुत लंबा करना पड़ता है, लेकिन इसमें लॉटरी निकाली जाती है। और जब लॉटरी निकाली जाती है उस लॉटरी से जिसका नंबर आ जाता है वो उससे पूछ लेता है या उससे प्रश्न कर लिए जाते हैं। ये आपके दो काल हुए, प्रश्न काल, शून्य काल, और 3 तरीके के आपको प्रश्न पढ़ा है। फिर दूसरी चीज आप देखिए बड़े ध्यान से, उसमें क्या होता है, मैंने एक वीडियो में आपके पास संसदीय समितियां पढ़ाई थी और उस वीडियो में मैंने 2 समितियां आपको पढ़ा दी। पहले नंबर पर जो संसदीय समितियां पढ़ाई थी उसमें 2 समिति पढ़ाई थी। एक तो मैंने आपको पढ़ाई थी वित्तीय समिति और प्लस आपको पढ़ाई थी तदर्थ समिति, जैसे पीसी चाको है। उसके बाद में जो ब्रह्मोस कांड के ऊपर जो समिति का गठन हुआ था, पीसी चाको 2G स्टैंप घोटाले पर यानी कि हुआ था। उसी तरीके से जो अन्य 5 प्रकार की समितियां आज तक बनी है, तथार्थ समिति और वित्तीय में लोक लेखा अनुमान समिति, सार्वजनिक उद्यम समिति, ये बनी। उसी संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत दूसरी समितियां हैं, प्रक्रिया में दूसरी समितियां हैं। उस समितियों का नाम है विभागीय समिति। उसका नाम क्या है, विभागीय समिति। भारतीय संविधान में विभागीय जो समिति है उन विभागीय समितियों का गठन 1993 में किया गया। ध्यान से देखिएगा, आपका टॉपिक जो है संसदीय समितियां, और संसदीय में 2 प्रकार की समिति आपको पहले पढ़ा दी गई, वित्त समिति प्लस तथार्थ समिति। आज तक तथार्थ समिति केवल 5 है और वित्तीय समितियों में आपको 4 समितियों का उल्लेख पढ़ा दिया गया जो संविधान में इनका उल्लेख है। संसदीय प्रक्रिया में व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, सरकार को नियंत्रित करने के लिए 1993 ईस्वी में देश के प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव के काल में 93 के अंतर्गत विभागीय समिति बनी। संसदीय प्रक्रिया में 24 विभागीय समिति है। संसदीय प्रक्रिया में 24 विभागीय समिति है। कौन सी समिति है, 24 विभागीय समिति है। और प्रत्येक समिति में लगभग, ऐसा नहीं कि सभी में, लगभग समितियों के सदस्य संख्या जो है वो 31 है। लगभग समिति पूरी नहीं होगी, जैसे पुस्तकालय समिति है उसमें तो 9 ही है, कईयों में 15 ही है, तो आप अधिकतर लिख सकते हो। लगभग ओपलिक अधिकतर, 2 शब्दों को आपको यूज करना है, अधिकतर या लगभग में। यानी कितने सदस्य होते हैं, 31 सदस्य होते हैं। और जहां 31 सदस्य होते हैं वहां 21 होते हैं लोकसभा के, और जहां पर 10 होते हैं राज्यसभा के। कितने होते हैं,
30 होते हैं लोकसभा के और 21 होते हैं लोकसभा के, बाकी किसके होते हैं? राज्यसभा। एक बात और देखिए, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा 16 समितियों की नियुक्ति करता है। कितनी समितियों की नियुक्ति करता है? 16। लेकिन एक सबसे गजब की बात, इन्हीं समितियों का पदेन अध्यक्ष भी कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष जो 24 समितियां हैं संसदीय प्रक्रिया में, उस संसदीय प्रक्रिया में 24 समितियों में 16 समितियों की नियुक्ति जो है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। और इन समितियों का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? वो पदेन अध्यक्ष स्वयं कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। दूसरी बात, इनके अलावा आपके पास बच गई 8। तो 8 समिति जो आपकी है वो 8 समितियों की नियुक्ति राज्यसभा करती है। कौन करती है? राज्यसभा। अब आप ये कहोगे राज्यसभा स्वयं थोड़ी, राज्य सभापति करेंगे जो उपराष्ट्रपति है, और उपराष्ट्रपति उनके क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं या पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो 2 बातें आपकी होगी। अब आपकी संसदीय प्रक्रिया में 2 समितियों के अलावा बनी वित्तीय समिति, विभागीय समितियों का गठन 1993 में पीवी नरसिंह द्वारा। मूल उद्देश्य शासन की पारदर्शिता, सरकार को नियंत्रित करना, व्यवस्थित करना और विभागों में हर तरीके की कार्यशैली की सुदृढ़ता लाई जा सके, सुव्यवस्था लाई जा सके, इसके लिए इनका गठन हुआ। लगभग अधिकतर समितियों में 31 सदस्य, 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा नियुक्त करती है। और ये 24 समितियां के अलग अलग विभाग होंगे, किसी का महिला विभाग, किसी का कृषि विभाग, किसी का संचार विभाग, किसी का पुस्तकालय विभाग, किसी का नियम विभाग, किसी का कार्यशैली प्रक्रिया, किसी का मंत्रणा विभाग, किसी का लाभ पद विभाग, सबके विभाग अलग अलग होंगे। और इनमें से 16 समितियों के, ये जो 16 समितियां जो है उसकी नियुक्ति है वो पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, और इनकी जो नियुक्ति होती है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होती है। और 8 समितियां जो आपके पास है वो 8 विभागीय समिति है, और उन विभागीय समितियों की नियुक्ति जो करता है वो विभागीय समितियों की 8 की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति जो है वो करते हैं, और पदेन सभापति भी वो उसके होते हैं। तो ये विभागीय समितियों की नियुक्ति भारतीय लोकसभा और राज्यसभा की संसदीय प्रक्रिया के दौरान इसके अंतर्गत की जाती है। अब आपसे एक बात पूछी जाए कि विभागीय समितियों की नियुक्ति के पीछे संसदीय प्रक्रिया में क्या प्रावधान है, इनकी नियुक्ति क्यों की गई, इसका मुख्य कारण या रीजन क्या है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत अति महत्वपूर्ण है कि इनकी नियुक्ति किस तरीके से की गई और क्यों की गई। देखो, सबसे पहले इसकी नियुक्ति का प्रावधान देखिए। विभागीय समिति की नियुक्ति जो की गई है वो इस कारण की गई है। आप एक बात देखिए, आपकी एक समिति है जिसका नाम है अनुमान समिति, और इसी समिति का दूसरा नाम है प्राकलन समिति। प्राकलन समिति, अनुमान समिति। ये प्राकलन समिति जो है, उस प्राकलन समिति या अनुमान समिति क्या करती है? बजट का अनुमान लगाती है कि सरकार जो बजट पेश करती है उनमें 30 सदस्य होते हैं, वो 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं, कि बजट को कहां तक अनुमानित करती है लोकसभा। जो सरकार है वो हमारी बजट में की गई घोषणाओं के अनुमान पर कहां तक खरी उतरती है उसकी जांच करती है, और उसकी जांच करती है तो अनुमान समिति की जो रिपोर्ट हमारे पास पहुंचती है वो रिपोर्ट कब पहुंचती है? वो रिपोर्ट पहुंचती है अक्टूबर व नवंबर में। ये रिपोर्ट हमारे पास पहुंचती है, आप कह सकते हो अगस्त सितंबर के बाद ये रिपोर्ट आती है। तो इसने तो वक्त ज्यादा ले लिया इसका। अब सरकार अनुमान लगाएगी या बजट तैयार करेगी, जो व्यवस्थाएं होंगी, तो उसका फायदा क्या हुआ? क्यों? क्योंकि हमारा वित्तीय वर्ष हम तो 1 अप्रैल से लेकर जो हमारा वित्तीय वर्ष है वो वित्तीय वर्ष कहां से कहां तक है? तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और 1 अप्रैल को जब बजट पेश होता है तो तो रिपोर्ट अक्टूबर से नवंबर में तैयार होती है, अक्टूबर नवंबर में होती है, तो ये तो बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है। तो इसलिए यानी इस वित्तीय वर्ष की अवस्था के लिए जो समय लग रहा है
उस समय की जो तुरंत जो आपकी राय है या तुरंत जो जांच है उसके लिए इसका गठन होता है। दूसरी बात और देखिए, ये अनुमान समिति जो है उसकी रिपोर्ट स्थायी होती है, सटीक होती है। हो सकता है कि नवंबर अक्टूबर में जब इसकी रिपोर्ट आती है तो उस साल के लिए इसका प्रभाव कम हो सकता है, लेकिन आगामी वर्ष के लिए इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इसकी रिपोर्ट सटीक होती है, इसकी रिपोर्ट में वास्तविकता होती है, इसकी रिपोर्ट है वो अपने आंकड़ों पर सही उतरती है। इस वर्ष के लिए इसका फायदा कम हो सकता है, लेकिन आगामी वर्ष की ये क्या होती है, आधारशिला होती है, या आधारशिला के रूप में इसका जो है वो कार्य किया जाता है। दूसरी बात, हमारा जो बजट सत्र होता है उसमें जैसे 15 फरवरी को बजट सत्र शुरू हुआ और 15 फरवरी से लेकर अगर 10 मार्च तक का इसमें गैप दे दिया जाता है, मान लो 10 मार्च तक पहला गैप हो गया, 15 फरवरी तक बजट हुआ, ये 15-20 दिन का जो गैप होता है इसका मुख्य कारण क्या होता है? इसका गैप का मुख्य कारण ये होता है कि जब बजट पेश होते हैं तो उन पर संसद में बहस होती है, उस पर विचार आते हैं, उसमें करों में कमी बढ़ोतरी, उसके ऊपर सरकार पे और जनता पे उसका प्रभाव जो है उसकी जांच के लिए, यानी कि इसके अंतर्गत इतना क्या दिया जाता है, गैप इसके अंतर्गत दिया जाता है। इसलिए इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। अब ये जो 15-20 दिन का जो गैप होता है उसमें जो ये 24 विभागीय समिति कितनी है, ये 24 जो विभागीय समिति है, ये 24 विभागीय समिति अपने अपने विभाग की 15-20 दिन का जो टाइम मिला है उसमें जांच करते हैं। 15-20 दिन का जो टाइम मिला है उस टाइम में जांच करते हैं। जैसे कृषि समिति है वो अपने विभाग की जांच करती है, महिला समिति है वो अपने विभाग की जांच करती है, पुस्तकालय समिति है वो अपनी जो शैक्षणिक गतिविधियों की जांच करती है, लाभ पद वाली समिति है वो यानी कि लाभ पद का दुरुपयोग तो नहीं हुआ, क्या लाभ दिए जा रहे उनकी समिति की जांच करती है। उसके बाद में आश्वासन समिति है, वो ये आश्वासन देखती है कि सरकार ने आश्वासन दिए पूरे नहीं किए। अब आप ये कहोगे सर ये तो बहुत अध्यक्ष हो जाएंगे, ये 30-30 सदस्य हैं 24 में और ये इतनी जांचें करेंगे तो बहुत हो जाएगी, ऐसा नहीं होता उसमें। जैसे मान लो कृषि विभाग समिति है वही पंचायती राज की जांच कर लेगी, वही स्थानीय स्वशासन की जांच कर लेगी, वही यानी कि वहां जो आपके जो कर व्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र की जांच कर लेगी, ये 5-5 क्षेत्रों की जांच कर लेगी। कब अंतराल में जब 15-20 दिन का जो मार्च का जो टाइम मिला है उस टाइम के अंतर्गत ये समितियां अपने अपने विभाग की जांच करती हैं। कृषि, महिला, पुस्तकालय, डाक, ये सब अलग अलग करती है। लेकिन एक चीज देखिए, इनमें जो एक समिति होती है जैसे पंचायती राज समिति है, स्थानीय समिति है, प्राथमिक कृषि, ये सारे मिलकर एक ही विभाग है कि समिति इनकी क्या कर लेती है, जांच कर लेती है कि ये सही है कि नहीं है और ये आंकड़े वास्तविकता के नजदीक है या नहीं है, ये उसकी जांच कर लेती है। अब आपके दिमाग में 2 प्रश्न आने चाहिए। एक प्रश्न ये आने चाहिए कि जब बजट पेश हुआ तो ये समितियां बनी, इनमें प्रश्न किए, इन्होंने पूछा कि ये क्या ऐसा भी भारत की संसद में एक प्रक्रिया है जिसमें ये सभी कार्य विधि नहीं होती है, ये प्रक्रिया नहीं होती है, ये नहीं पूछे जाते हैं? तो ये दोनों प्रश्न बड़े सटीक हैं। जब आपको परीक्षा दोगे तो कथन संख्या 1, कथन संख्या 2 में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उसका जवाब सुनिए। जब नई लोकसभा का गठन होता है और लोकसभा जब अपना पहला बजट पेश करती है तो कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि पूर्व सरकार के प्रश्न उस पर नहीं थोपे जा सकते और वो नया बजट जो पहला बजट पेश कर रही है तो बजट पेश समिति पर 24 विभागीय समिति किसकी जांच करेगी? उसने तो काम भी पहली बार किया। तो नई लोकसभा का गठन हुआ है और नई लोकसभा के गठन का जो पहला बजट है उस पहले बजट के ऊपर इससे कोई प्रश्न नहीं किए जा सकते, कोई जांच नहीं हो रही है, कुछ नहीं है। उसके बाद प्रक्रिया में आने के बाद क्या होगी, जांच होगी। तो एक तो ये शर्त है वो काफी महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको याद रखना है कि बजट सत्र के दौरान या संसद के सत्र के दौरान कब प्रश्न नहीं किए जा सकते हैं। तो 2 परिस्थितियों में प्रश्न नहीं किए जा सकते हैं, एक तो जब नई लोकसभा का गठन हुआ तब, और एक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर यही प्रक्रिया राज्य में भी लागू होती है कि जब राज्य के अंतर्गत जो विधानमंडल की कार्यवाही चलती है तो पहली विधानसभा के जब नई विधानसभा के गठन पर सत्र में कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता और राज्यपाल के अभिभाषण पर भी कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता। ये 2 शर्त आपको याद रखनी है, ये दोनों शर्तें आपके लिए अति क्या है, महत्वपूर्ण है। ये सारी रिपोर्ट है और इसीलिए हमारे बजट सत्र में
किया थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए मैं दोबारा समझाना चाहूंगा। अनुमान समिति और प्राकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और ये लोकसभा की रिपोर्ट की जांच करते हैं, जो बजट पेश करते हैं, जो सरकार के अनुमान होते हैं, जो आधारित आंकड़े होते हैं, उसकी जांच करती है। अगस्त से लेकर नवंबर के मध्य अपनी रिपोर्ट आती है, लंबा समय लगता है। इसलिए प्राकलन समिति के सहयोग के रूप में 1993 में पीवी नरसिंह राव ने प्रत्येक विभाग की एक समिति बनाई और उस विभागीय समितियों का कार्य होगा कि वो अपने अलग अलग क्षेत्र की जांच करें। इस जांच के लिए बजट सत्र के बीच में 15 दिन का अंतराल दिया जाता है और इस अंतराल के मध्य जांच होती है। ये विभागीय समितियां अलग अलग विभाग जैसे कृषि, महिला, पुस्तकालय, लाभ, अनुमान उनकी जांच करती है। लेकिन जैसे कृषि विभाग समिति वही पंचायती राज को देख लेती है, स्वशासन को देख लेती है, प्राथमिक क्षेत्र को देख लेती है। उसी बात से महिला है तो वही बाल विकास को देख लेती है, वही यानी कि घरेलू हिंसा वाले कार्यक्रमों पे या आम पारिवारिक क्षेत्र में क्या सामाजिक क्षेत्र को देख लेती है, पुस्तकालय, लाभ, ये अनेक समितियां अनेक कार्यों को क्या कर लेती है, देख लेती है। दूसरी बात, 2 बार प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, नई लोकसभा, राज्य में नई विधानसभा और राज्य में राज्यपाल अभिभाषण और देश में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ये प्रश्न आप उनसे प्रश्न नहीं कर सकते। ये बात आपको याद रखनी पड़ती है। दूसरी बात, ये समितियां साल भर के लिए नियुक्त होती हैं, अपने अपने विभागों में गुण अवगुण पारदर्शिता है उसकी जांच करती हैं और उनका कार्य सभी जो व्यवस्थाएं हैं उनको ये आगे बढ़ाती है। तो ये सारी व्यवस्थाएं आपको देखनी है वो इसके अंतर्गत देखी जा सकती है। फिर तीसरी बात आप देखेंगे और उसमें अंतर्गत क्या चीज आएगी, विभागीय समिति के अंतर्गत पहली बात जो आती है सरकारी आश्वासन समिति जो होती है, 15 सदस्य होते हैं। तो पहली समिति होती है सरकारी आश्वासन समिति, इसमें कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। 10 सदस्य कहां से होते हैं, लोकसभा से, 10 सदस्य लोकसभा से, 5 सदस्य राज्यसभा से। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, सरकार जो आश्वासन देती है, कौन आश्वासन देती है, सरकार जो आश्वासन देती है, उनको कहां तक वो पूरा कर रही है, किस तरीके से वो पूरा कर रही है, उसकी जांच करना इसका प्रमुख कार्य होता है। दूसरी समिति होती है लाभ, जो लाभ पद समिति, और लाभ पद समिति जो है उसमें भी कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य। वही नियम इसका 10 लोकसभा से होते हैं और 5 राज्यसभा से होते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, आप लिखते हो ना, राष्ट्रपति की योग्यता वो लाभ पद पे नहीं होना चाहिए, एमपी की वो लाभ पद पे नहीं होना चाहिए, एमएलए लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, राज्यपाल लाभ पद। आप योग्यता का जो एक बिंदु लिखते हो, उस लाभ पद की गरिमा क्या होती है, उस लाभ पद को किस दायरे में रखा जाएगा, कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन व्यवस्थाओं में कौन कौन से पद होंगे जिसको लाभ पद के अधीन रखा जाएगा, इसकी समीक्षा कौन करती है, लाभ जो पद समिति है उस लाभ पद समिति के द्वारा उसका किया जाता है। पुस्तकालय समिति आती है आपकी अगली, कौन सी आती है, पुस्तकालय समिति आती है। पुस्तकालय समिति पर एक प्रश्न पूछ सकता है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, 9 सदस्य होते हैं। और पुस्तकालय समिति में 9 सदस्य हैं, वो 5 सदस्य तो कहां से होते हैं, 6 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 3 सदस्य जो है वो कहां से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं। तो 9 सदस्य। इसमें एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और वो प्रश्न ये है कि अगर आपको ये पूछा जाए संसदीय प्रक्रिया में कौन सी समिति है जिसमें सबसे कम सदस्य होते हैं, तो संसदीय प्रक्रिया में सबसे कम सदस्यों वाली समिति है वो कौन सी है, पुस्तकालय समिति है, उसमें सबसे कम सदस्य होते हैं। उसके बाद महिला सशक्तिकरण समिति, कौन सी समिति है, महिला सशक्तिकरण समिति। कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से होते हैं और 10 कहां से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं। तो महिला सशक्तिकरण समिति 30 सदस्य इसके अंतर्गत होते हैं, 20 लोकसभा से और 20 जो है वो यानी राज्यसभा से होते हैं। लेकिन अगर एक बात की जाए
तो अधिकांश समितियों में 15 सदस्य होते हैं और 15 सदस्यों में से 10 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 5 सदस्य किससे होते हैं, राज्यसभा से उनको नियुक्त किया जाता है या राज्यसभा से उनका सदस्य नियुक्त। इनके अलावा नियम प्रक्रिया समिति है। नियम प्रक्रिया जो समिति है उसके अंतर्गत भी यही 15 पदक विधायन समिति है, पदक विधायन समिति है, ये भी यानी कि उसी के समिति के रूप में आता है। उसके बाद में प्रत्येक सदन कार्य मंत्रणा समिति है। कार्य मंत्रणा समिति में सब में 15 सदस्य होते हैं और ये 15 सदस्य लोकसभा अध्यक्ष इनका प्रदेश अध्यक्ष होता है। तो लाभ पद को निर्धारित करने के लिए 15 सदस्य, आश्वासन समिति राज्य सरकार के आश्वासनों की जांच 15 सदस्य, सरकार के आश्वासनों की जांच करती है। पुस्तकालय सबसे कम सदस्य 9 और 6 और 3 लोकसभा, 6 लोकसभा 3 राज्यसभा और महिला सशक्तिकरण में 30 है। अधिकांश नियम प्रदत्त कार्य मंत्रणा संवैधानिक कार्य समिति होती है ऐसी। और लगभग में क्या होते हैं, 15 सदस्य होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो प्रिय छात्रों, ये दूसरी संसदीय प्रक्रिया का पार्ट हुआ जिसमें विभागीय समितियां कुल संख्या 24 है, लगभग संख्या 15 है, सदस्य संख्या कुछ की 30-31 के लगभग है। इनके सभी के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और इनमें 8 की नियुक्ति राज्यसभा करती है और 16 की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये साथ आपका टॉपिक हुआ। जय हिंद, जय भारत। कल एक बार फिर मिलते हैं इसी वीडियो के साथ। हम आपसे विदा हो रहे हैं, कल फिर मिलेंगे।